A very good morning to all of you. Today we will see diabetes. So all we were very well known about what is diabetes, what is happening in diabetes, and what are the age of pupils are more affected to this disease. So in that, diabetes mellitus is a chronic endocrine disorders of carbohydrate, protein, fats, metabolism characterized by defective insulin secretion or glucogen. It is caused by increased glucose level ranges between 8 to 120 mg percent in the blood called as hyperglycemia. तो भाई डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है. किस वजह से ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि जो इंसुलिन है जो हमारी बॉडी में पैनक्रिया क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करता है इंसुलिन, और जो इंसुलिन है वो रेगुलेट करता है किस चीज़ को, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे जो शुगर बनती है या डायरेक्टली जो शुगर है उसको मेटाबोलाइज करने का काम जो करता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, इंसुलिन. तो ये हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है? पैनक्रियास. सो अगर उसमें किसी तरह की डिफिशियंसी होती है तो जो हमारी बॉडी है उसमें फिर ग्लूकोज जो है वो क्या नहीं हो पाता, फिर डाइजेस्ट मेटाबोलाइज नहीं हो पाता वहाँ पर वो, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, हमको हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि जो ग्लूकोज की लेवल है वो हमारे ब्लड में क्या होती है, फिर बढ़ जाती है. तो इसी तरह से अ पेशेंट विद टाइप फर्स्ट डायबिटीज इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट और हैविंग जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़. तो जब आप डायबिटीज़ देखते हो तो सब एक तरह के पेशेंट नहीं होते डायबिटीज़ के, उसमें दो तरह के पेशेंट होते हैं. एक पेशेंट होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा पेशेंट होता है टाइप 2 डायबिटीज़. यानी कि डायबिटीज़ की कितनी टाइप है? डायबिटीज़ की 2 टाइप है, जिसमें जो है जो टाइप 1 है, सो टाइप 1 डायबिटीज़ इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट और हैविंग जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़. तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट जो टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो पैनक्रिया है, तो जो पैनक्रिया है वो जो इंसुलिन सिक्रेट करता है वो एक तो बहुत लिटिल क्वांटिटी में या फिर इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं करता. तो ऐसी कंडीशन अगर हमको होती है तो हम बोलेंगे कि ये जो पेशेंट है ये टाइप 1 का पेशेंट है. समझ में आ रहा है? मीन्स इफ pancreas produces little or no insulin, so in that particular situation we called as type 1 diabetes or insulin dependent diabetes. And if we see the patient with type 2 diabetes, so in that it also known as नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़. तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है वो एक ऐसी डायबिटीज़ है अगर हमारा पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन को सिक्रेट करना बंद कर देता है या फिर स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रेट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है. और अगर जो पेशेंट है वो जो अपना नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ जिसमें क्या होता है, दैट इफेक्ट द वे बॉडी प्रोसेस ब्लड शुगर ग्लूकोज, बॉडी आइदर डजंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और रेजिस्ट इंसुलिन. मतलब क्या होता है कि जो हमने भी फर्स्ट हमारे कंसेप्ट में वो बहुत क्लियर रखने हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ मैनिफेस्टेशन आपको कॉम्बिनेशन समझ में आता है डिसीज़ का, है ना. अभी हम इसकी वजह से जो कोविड है उसकी तरफ भी आएंगे अभी, लेकिन आपको उससे पहले 2 चीज़ समझनी है कि भाई टाइप 1 मतलब ऐसी डायबिटीज़ जिसमें जो इंसुलिन है वो क्या होता है, सिक्रेट नहीं होता या फिर कम होता है. लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ऐसी डायबिटीज़ होती है जिसमें जो है पेशेंट का जो प्रोसेस होता है बॉडी का, जिसमें ग्लूकोज हमारी मेटाबोलाइज होती है, तो उस प्रोसेस में किसी तरह का डिसफंक्शनिंग होती है या उस प्रोसेस में किसी तरह की खराबी होती है, या फिर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में उसको हमारी बॉडी जो है रेजिस्ट कर लेती है, उसका रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है. रेजिस्टेंस मतलब क्या
कि इंसुलिन प्रोड्यूस होने के बाद में भी वो जो है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। तो इस तरह की सिचुएशन अगर क्रिएट होती है वहाँ पर, तो वो है टाइप 2 डायबिटीज़। तो फर्स्ट में क्या है कि ग्लूकोज इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाता, लेकिन सेकंड में ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी जो है वो जो द प्रोसेस जो प्रोसेस है, जो साइकिल है मेटाबोलाइज करने की ग्लूकोज को, तो उस साइकिल में किसी तरह की प्रॉब्लम या किसी तरह का डिसफंक्शन या फिर इंसुलिन सिक्रेट होने के बाद भी जो हमारी बॉडी है उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर होती है तो उसको बोलेंगे हम टाइप 2 डायबिटीज़। तो उसके बाद में हम देखेंगे कॉजेज ऑफ डायबिटीज़। सो हेरिडिटरी जिसको हम बोलेंगे, तो वो ऐसा कि भाई जैसे इट कैन बी ट्रांसफर टू चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। मतलब क्या कि ऐसी ये जो डायबिटीज़ होती है वो आपने पूछा अगर डॉक्टर, अगर आप किसी कोई यंग पीपल्स है या फिर कोई बच्चा है जिसको डायबिटीज़ हो गई, आपने देखा होगा कि आपको सुनने में मिलता है कि भाई वो उनको एक लड़का हुआ और उसको माँ पेट से ही डायबिटीज़ है, ऐसे आप सुनते हो। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डिसीज़ माँ बाप से, पेरेंट्स से हम में, यानी कि जो बच्चों में डिसीज़ जो ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं हेरिडिटरी डिसीज़, जो डीएनए की बेसिस पर ट्रांसफ़र होती है। सो दूसरा है ओबेसिटी। अब सभी को पता है ओबेसिटी मतलब क्या, मोटापन है ना। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडिविजुअल्स विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब क्या कि ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है। आपने देखा होगा यूजुअली जो पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ऐसे जिनका वेट कम है उनको डायबिटीज़, आपने बहुत कम ऐसे पेशेंट देखे होंगे। सो इन्फेक्शन, हाँ ये देखो इन्फेक्शन, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सम वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा, मम्प्स एंड कॉक्साकी डिस्ट्रॉयज बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस। मतलब क्या कि डायबिटीज़, जैसे कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपका पैनक्रियाज भी ठीक से काम कर रहा है, आपका ग्लूकोज का लेवल जो है वो प्रोसेस जो है वो भी सही तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको डायबिटीज़ हो गई। जैसे कि अभी आप देखा किसी ने कि कोविड के पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई, उनकी शुगर लेवल बढ़ गई, ऐसे सुना है आपने? या फिर ऐसे सुना है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको जल्दी से शुगर हो रही है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है, उनको कोविड के जो चांसेस है वो अटैक होने के वो ज़्यादा है, ऐसे सुना है आपने? तो इस तरह से क्यों होता है? क्योंकि अभी देखो सबसे पहले जो एक कंसेप्ट है हमारा, जो आपने सुना है कि कोविड की सिचुएशन में हमारी बॉडी की डायबिटीज़ जो है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाती है सीवियर कंडीशन के अंदर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो बीटा सेल है, हमारी बॉडी के जो बीटा सेल है, तो बीटा सेल क्या होते हैं कि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर वो जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रक्ट होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं यहाँ पे उस वायरसेस की वजह से। तो क्या होता है फिर, जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो हमको फिर क्या होती है वहाँ पर डायबिटीज़। तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो डायबिटीज़ क्यों होती है, तो वो हम देखेंगे अभी आगे पैथोफिजियोलॉजी में। सो जो ड्रग्स है, ड्रग्स की वजह से भी होती है। सम ड्रग्स में भी डिस्टर्ब द रिलीज ऑफ अपटेक ऑफ इंसुलिन। मतलब जो इंसुलिन की जो साइकिल है उसमें उसका जो इंसुलिन अपटेक है उसको वो डिस्टर्ब करते हैं। कौन से ड्रग्स? फिनेटोइन, कैटेकोलामाइंस, लिथियम एंड थायराइड प्रिपरेशन। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन होती है वो जो है वो इंसुलिन के जो अपटेक है, यानी कि इंसुलिन जो हमारी बॉडी में बनता है उसके अपटेक को वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं उसके रिलीज को। सो अब हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस है तो वो कैसे होती है या क्यों होती है? इट रिजल्ट फ्रॉम अ जेनेटिकली ससेप्टेबल इम्यून मेडिएटेड सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेटर देन 90% ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट। मतलब क्या कि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, अभी आप बहुत सुन रहे हो कोविड की वजह से हमको हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करना है। तो इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं जो कि वायरसेस से लड़ते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन इसमें क्या होता है कि बीटा सेल्स ही बेचारे क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होता है बहुत। डायबिटीज़ की सिचुएशन में बीटा सेल्स जो होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है। तो क्या बोला उन्होंने यहाँ पे टर्म यूज़ किया, लैंगरहंस। तो लैंगरहंस क्या है भाई? irregularly shaped patches of endocrine tissue located within the pancreas of most vertebrate। मतलब कि जो पैनक्रियाज होते हैं इसमें पैचेस की शक्ल में जो है वो लैंगरहंस के क्या होते हैं, टिश्यू जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बीटा सेल्स की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा होती है। तो जो क्या करते हैं उसको डिस्टर्ब। अब जैसे कि डायबिटीज़ की सिचुएशन में क्या होता है कि पैनक्रियाज जो है वो काम करना बंद करे तो उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो उसके अंदर ये जो सेल्स है लैंगरहंस, जिसमें बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं,
वो भी 90% तक बेचारे डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फिर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स यूजुअली कम होता है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट्स क्या है कि टी सेल्स आर ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। तो जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो उसमें जो टी लिम्फोसाइट है वो उसका एक बहुत बड़ा एक मेजर कंपोनेंट है, जिसका रोल ये है कि वो डायरेक्टली किल करता है किसको, जो होस्ट सेल हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स जिसमें वायरस आ जाता है, तो उस सेल्स को जो टी लिम्फोसाइट्स है वो डायरेक्टली किल करता है। और मैक्रोफेजेस क्या है कि मैक्रोफेजेस जो है एक ऐसा होता है कि जिसमें इन्वॉल्व इन डिटेक्शन। जो माइक्रोफेजेस है वो क्या करता है कि वो डिटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से फॉरेन सेल आए हैं, उसको एनालाइज करता है, उसको डिटेक्ट करता है और फिर उसको किल करने का काम जो है, उसको एनालाइज और डिटेक्ट कौन करता है, डिस्ट्रक्शन, ये जो प्रोसेस है इसको कौन करता है, माइक्रोफेजेस, और उसको किल कौन करता है, लिम्फोसाइट्स। तो ये जो दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। हमारी बॉडी को इम्यूनिटी जो है वो दो इसी सेल से मिलती है, माइक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों क्या करते हैं, जो कि बीटा सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों हमारी बॉडी में फॉरेन जो सेल्स आते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और उसको किल करते हैं वहाँ पर। तो इसका यहाँ पे लॉस होता है, इसका डिस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे डायबिटीज़ के अंदर। तो अब समझ में आया कि देखो अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कोविड की तरफ। कैसे कि भाई जैसे कि जो कोविड का पेशेंट है उसको बोलते हैं कि उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर जिसको कोविड है, जिसको डायबिटीज़ है उसको कोविड निकलता ही है। आपने से सुना है किस वजह से, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ होती है इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उसके सेल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं, जो बीटा सेल्स है। और बीटा सेल्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। और बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो वायरस है वो हमारी बॉडी में अटैक बहुत ईजीली करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ है उसमें वायरस के ऐसे पीपल्स को 70% चांसेस होते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है उनको 70% चांसेस होते हैं कि उनको डायबिटीज़ के अंदर कोविड हो सकता है। तो ये इसका रीज़न है। तो इस तरह से आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर रखने हैं। तो इसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। Most patients are treated with diet, exercise and oral drugs. The beta cells mass is normal, but the pancreatic isolate amyloid is due to decomposition of amylin in pancreas. मतलब सेकंड जो डायबिटीज़ है उसमें क्या होता है कि जो बीटा सेल्स है वो होते हैं, ठीक होते हैं, उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होते वो, लेकिन जो इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी में। मतलब क्या कि जो इंसुलिन मतलब रिलीज तो होता है लेकिन वो एक्ट नहीं कर पाता हमारे बॉडी में। तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, फिर एक्सरसाइज प्रोवाइड करना पड़ती है, प्रॉपर डाइट देना पड़ती है पेशेंट्स को, और ओरल ड्रग्स की थेरेपी से हम इसको ट्रीट करते हैं। फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, अब हमको कैसे पता चलेगा भाई कि डायबिटीज़ हो गई। अब हमको सिर्फ टेस्ट करने के बाद जो हमारे कंसेप्ट है वो कैसे कि अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गई इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट डायबिटीज़ वाला है। लेकिन अगर आपको पहली बार डायबिटीज़ हो रही है, आपको पता नहीं, आप पहले ठीक थे, तो आपको कौन से सिम्टम्स है जिसकी वजह से आप पता करोगे कि आपको डायबिटीज़ हो रही है, ऐसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो पॉलीडिप्सिया मीन्स इंक्रीज इन थ्रिस्ट, मतलब आपका ज़्यादा किसी भी चीज़ को ड्रिंक करने का मन करेगा, उसको बोलते हैं आप पॉलीडिप्सिया। लॉस इन बॉडी वेट एंड मस्कुलर फिटेज, आपका बॉडी वेट का लॉस होता है वहाँ पर। उसके बाद में पॉलीफेजिया क्या है, पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव ईटिंग, आप एक्सेसिव ईट करते हो वहाँ पर। कीटो एसिडोसिस मतलब क्या कि मतलब कीटोन, हमारी बॉडी में कीटोन का बढ़ना। कीटोन क्या है, एक एसिड है जो कि हमारे ब्लड के अंदर इसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। नोक्टोरिया मतलब क्या कि नोक्टोरिया मीन्स क्या, फ्रीक्वेंट नाइट टाइम यूरिनेशन, मतलब क्या फ्रीक्वेंट नाइट टाइम यूरिनेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं नोक्टोरिया। मतलब आपको फ्रीक्वेंट नाइट टाइम बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है रात को, और कम दिखाई देने लगता है। नमनेस ऑफ फीट, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, जो आपने सुना है कि जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसके जख्म ठीक नहीं होते जल्दी। और रेटिनोपैथी, लीजन्स ऑफ आई, रीनल फेल्योर में अक्वर। तो ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ होती है उनको कम दिखाई देता है और उनको जो है वो रीनल फेल्योर होने के चांसेस
भी हो सकते हैं। रीनल फेल्योर मतलब क्या? रीनल फेल्योर मतलब जो किडनी है वो फेल हो सकती है वहाँ पर। सो ट्रीटमेंट क्या है उसकी डायबिटीज़ की? द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इनिशिएटेड बाय इंसुलिन प्रिपरेशन विच मोनोड्रग थेरेपी विद मोनोड्रग थेरेपी, मतलब अगर डायबिटीज़ कम रही तो हम ड्रग की थेरेपी देते हैं, लेकिन ज़्यादा रही तो हम इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, इंसुलिन के शॉट्स देते हैं हम। सो इंसुलिन यूनिट्स बाय एससी डिपेंडेड ऑन द ग्रेविटी डायबिटीज़ मेलाइटिस, मतलब जो इंसुलिन है वो कितना देना है, कितना यूनिट देना है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि उसकी सेंसिटिविटी के ऊपर, कि हमको कितनी ज़्यादा डायबिटीज़ है उसकी बेसिस पर। और जो ड्रग है क्लोरोप्रोपामाइड 255 mg वंस, ग्लीवेनक्लामाइड 2.5 to 5 mg डेली, यूज ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, कौन कौन से जनरली दीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन कॉम्बिनेशन, ग्लीवेनक्लामाइड प्लस मेटफॉर्मिन, ग्लीकाजाइड प्लस मेटफॉर्मिन। तो ये जो प्रिपरेशन है आप यूजुअली ये वाली जो है मेटफॉर्मिन ग्लीकाजाइड, तो ये आप ज़्यादातर देखने को मिलेंगे आपको अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होगा। तो डाइट कंट्रोल, तो आपको क्या क्या नहीं खाना है डायबिटीज़ के अंदर? स्वीट पोटैटोज़, स्वीट्स नहीं खाना है, पोटैटोज़ नहीं खाना है, राइस नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड जितने भी फूड्स है वो नहीं खाना है, एक्सेस प्रोटीन नहीं खाना है, फैट नहीं खाना है, डाइट कंजप्शन इज़ रिस्ट्रिक्टेड। तो इस तरह के जो फूड्स है वो आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड करना होता है, उसको बंद करना होता है। तो ये थी डायबिटीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर क्या है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज इंक्लूड अल्सरेशन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक वेयर द पैरिएटल सेल्स सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रेस अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर एंड NSAID इंड्यूस्ड अल्सर आर मोस्ट कॉमन। NSAIDs मतलब क्या? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो जो आप ऐसे जो पेन किलर्स आप लेते हो, अगर आप बार बार ज़्यादा यूज़ करते हो पेन किलर का, तो आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अब पेप्टिक अल्सर क्या है कि अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जो है, जो कि ब्लड को, जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है, वो अगर ज़्यादा सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, तो हम बोलेंगे कि हमको पेप्टिक अल्सर वहाँ पर, और उसकी वजह से जो हमारा इंटरनली जो डिओडिनम है, जियोजिनम है, या जो भी गैस्ट्रिक पैसेज है वहाँ पर हमको इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ पर, या वहाँ से ब्लड निकलता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि हमको क्या हुआ है, पेप्टिक अल्सर। तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी, अब आपको पेप्टिक अल्सर जब आप नाम सुनोगे तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो अल्सर है, ये इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा सिक्रेट होता है। अब वो कैसे होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कौन कौन से पाथवेज है जिसकी बेसिस पर ये पेप्टिक अल्सर हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, तो वो हम ये यहाँ पर देखेंगे। तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी में आपको यहाँ पर एक ट्री डायग्राम देखने को मिलेगी, और ये ट्री डायग्राम को हम समझेंगे किसकी मदद से, पाथवेज की मदद से। यहाँ पर ये जो जितने भी यहाँ पे ट्री डायग्राम है, इसको अगर आपको समझना है तो आपको शांत दिमाग से पाथवे याद रखना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखा है न्यूरोक्राइन पाथवे, एंडोक्राइन पाथवे, पैराक्राइन पाथवे। तो एंडोक्राइन पाथवे क्या है कि न्यूरोक्राइन पाथवे हम देखेंगे सबसे पहले। तो न्यूरोक्राइन पाथवे में क्या है कि इन विच एसिटिलकोलिन स्टिमुलेट हिस्टामाइन सिक्रेटिंग सेल्स एंड डायरेक्टली टू पैरेटियल सेल्स। अब पैरेटियल सेल्स क्या है कि पैरेटियल सेल्स, अगर आपने किसी ने स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा होगा तो वहाँ पर इस तरह से लाइनिंग होती है। तो ये जो लाइनिंग बनी हुई होती है, ये जो है यहाँ पर क्या होते हैं, पैरेटियल सेल्स होते हैं। और जो पैरेटियल सेल्स है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एसिड सिक्रेट करने का काम ये पैरेटियल सेल्स करते हैं। तो ये जो पैरेटियल सेल्स है, तो यहाँ पर क्या है, अब पहला पाथवे देख रहे हैं हम, न्यूरोक्राइन पाथवे। तो न्यूरोक्राइन पाथवे में जो सबसे पहले वो क्या है, इस तरह, तो ये जो पाथवे है इसमें क्या बोल रहा है, इन विच एसिटिलकोलिन स्टिमुलेट हिस्टामाइन। तो ये जो एसिटिलकोलिन है ये क्या करता है, एसिटिलकोलिन ये हिस्टामाइन को सिक्रीट करता है। हिस्टामाइन क्या करता है, फिर प्रमोट करता है पैरियल सेल्स को। और पैरियल सेल्स क्या करते हैं फिर कि वो एपिथेलियल सेल्स विच सिक्रीट एसिड इन स्टमक। तो ये एक ऐसे एसिड है जो कि, ये एक ऐसे सेल है जो कि हमारे बॉडी में स्टमक में एसिड सिक्रेट करते हैं। तो हिस्टामाइन प्रमोट करता है पैरेटियल सेल्स को, किसकी वजह से, एसिटिलकोलिन की वजह से। और फिर ये जो है ये एक्टिवेट करते हैं किसको, एटीपेस पम्प्स। तो एटीपेस पम्प्स को हम क्या बोलते हैं, उसको दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि गैस्ट्रिक हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस। तो इसको क्या बोलते हैं हम,
गैस्ट्रिक हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पम्प्स, इसका फंक्शन है कि ये एसिडिफाई करता है स्टमक को, मतलब स्टमक में रिलीज जो करता है ये पंप जो है वो एसिड रिलीज करता है, और प्रमोट कौन करता है इसको, पैरियल सेल्स, और पैरियल सेल्स को कौन करता है, हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन को कौन करता है, एसिटिलकोलिन, और एसिटिलकोलिन को कौन करता है, वेगस। अब वेगस क्या है कि वेगस इज अ नर्व, ये एक तरह की नर्व है विच प्रोवाइड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन इन द मेजॉरिटी ऑफ द एब्डोमिनल रीजन्स या ऑर्गन्स। तो ये जो वेगस है ये क्या है, वेगस नर्व है। अब नर्व जैसे कि हमने कहा, नर्व कहाँ से निकलती है, हमारे ब्रेन से। हमने देखा है कि हमारे ब्रेन में क्या एसिटिलकोलिन भी प्रेजेंट है, डोपामाइन भी प्रेजेंट है ना। तो वहाँ से क्या होता है, ये जो नर्व है ये कहाँ पर फैली हुई होती है, ये हमारे ये हमारे जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है लाइक स्टमक, डिओडिनम, तो यहाँ पर ये फैली हुई होती है, और ये क्या करती है, एसिटिलकोलिन सिक्रीट करती है वहाँ पर, ब्रेन से एसिटिलकोलिन को स्टमक में सिक्रीट करती है। और इसकी वजह से जब एसिटिलकोलिन हमारे ब्रेन में से सिक्रीट होता है तो उसकी वजह से हिस्टामाइन का सिक्रीट होता है। हिस्टामाइन सिक्रीट होने की वजह से पैरियल सेल्स का सिक्रीट होता है, जो कि एक्टिवेट करता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप को। और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप क्या करता है कि हमारा गैस्ट्रिक एसिड को या फिर एसिडिफाई करता है स्टमक को, यानी कि जो है वो एसिडिटी इंक्रीज करता है हमारे स्टमक के अंदर। तो ये एक जो पाथवे है जिसमें एसिटिलकोलिन का इन्वॉल्वमेंट है, जो एसिटिलकोलिन जो है वो हिस्टामाइन को एक्टिवेट करता है। तो इस तरह के पाथवे को हम बोलेंगे वैगस। जो पाथवे वैगस से स्टार्ट हुआ उसको ऐसे याद रखने का आपने, जो पाथवे वैगस से स्टार्ट हो रहा है जिसमें एसिटिलकोलिन की इन्वॉल्वमेंट है एक्टिवेट करने के लिए पाथवे को, तो उसको हम बोलेंगे न्यूरोक्राइन। न्यूरो मतलब क्या, न्यूरो बोलने के बाद में दिमाग ऐसे आना चाहिए, दिमाग का, अच्छा कि भाई जिसमें न्यूरो नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है ऐसा, तो न्यूरोक्राइन की वजह से क्या होता है कि न्यूरो यानी कि वेगस से एसिटिलकोलिन से हिस्टामाइन, पैरियल, एटीपेस, गैस्ट्रिक। फिर उसके बाद में जो दूसरा पाथवे है वो कौन सा है, एंडोक्राइन पाथवे। तो एंडोक्राइन पाथवे कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्टिवेट गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल्स विच एक्ट ऑन हिस्टामाइन। तो जो दूसरा वाला पाथवे है गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल, यहाँ से तो जो एंडोक्राइन वाला पाथवे है, तो एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से क्या होगा कि गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल्स को एक्टिवेट होंगे, जो कि हिस्टामाइन को एक्टिवेट करेंगे, हिस्टामाइन पैरियल सेल को एक्टिवेट करेंगे, और फिर सेम प्रोसेस। तो पहला वाला पाथवे वेगस का है जो न्यूरोक्राइन का है, दूसरा वाला है गैस्ट्रिन, एंडोक्राइन गैस्ट्रिन, ऐसे याद रखना है। फिर उसके बाद में जो तीसरा वाला है वो पैराक्राइन पाथवे जो है वो सीधा कहाँ से एक्टिवेट होता है, हिस्टामाइन से। अब देखो तीनों के तीनों सेम पाथवे हैं, बस उनका एक्टिवेट करने के रीजन अलग अलग है, ट्रिगर उनके जहाँ से वो एक्टिवेट होंगे वो अलग अलग है। तीन है, न्यूरोक्राइन, एंडोक्राइन, पैराक्राइन। तो न्यूरोक्राइन में क्या होता है, ऐसा पाथवे जो एसिटिलकोलिन की वजह से हुआ वेगस के अंदर। वेगस क्या है, नर्व है, यानी कि एक पाइपलाइन है जो कि वही एसिटिलकोलिन को सिक्रेट करती है, और जो इसकी वजह से क्या होता है, हिस्टामाइन रिलीज, पैरियल, एटीपेस, गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो गया। उसके बाद में जो दूसरा वाला है वो गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो कि हिस्टामाइन को एक्टिवेट करता है। हिस्टामाइन फिर फर्दर सिमिलर प्रोसेस। फिर उसके बाद में तीसरा प्रोसेस क्या है, पैराक्राइन में क्या होता है, उससे भी ईजी, इसमें डायरेक्ट हिस्टामाइन एक्टिवेट होता है। हिस्टामाइन एक्टिवेट होने के बाद पैरियल, पंप, एसिडिटी, इस तरह से ये पाथवे है। तो उसके बाद में हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। तो बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्टमक एंड गैस्ट्रिक पेन, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा वहाँ पर। इन क्रोनिक एंड रिकरेंट अल्सर हीमोरेज इन स्टमक में भी अकॉर। अब वहाँ पर आपको हीमोरेज हो सकता है, क्रोनिक कंडीशन भी हो सकती है अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो। इन सम केसेस देयर में भी एनीमिया भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ पर ब्लड है वो ज़्यादा ब्लड, एक्सेसिव ब्लड जो है वो जाने की वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमको एनीमिया भी हो सकता है। पेन इन थोरैक्स एंड अपर एब्डोमिनल रीजन में भी मेनली एट मिडनाइट, आपको रात के टाइम जो है वो स्टमक में ज़्यादा पेन होगा, आपको नींद नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है। उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड पेप्टिक अल्सर फोकसेस ऑन न्यूट्रलाइजिंग और डिक्रीज एसिडिटी। तो जो ट्रीटमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है कि जो एसिडिटी है उसको कम कैसे करें, तो ये ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल देते हैं हम वहाँ पे, बिस्मथ सब साइट्रेट देते हैं वहाँ पर, और यूज़ ऑफ H2 ब्लॉकर। अब H2 ब्लॉकर कौन कौन से, सिमिटिडिन, रेनिटिडिन की टैबलेट देखिए आपने, आपको एसिडिटी में खाते हो आप रेनिटिडिन की टैबलेट, फोमोटिडिन। तो ये जो रेनिटिडिन है, फोमोटिडिन है, सिमिटिडिन है, ये क्या करते हैं, H2 ब्लॉकर है। H2 ब्लॉकर मतलब क्या कि ये जो H है यहाँ पे उसको वो ब्लॉक करते हैं। इसको ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा कि वो गैस्ट्रिक एसिड फिर सिक्रेट नहीं करेगा। उसी तरह से प्रोटॉन पंप ब्लॉकर, प्रोटॉन मतलब क्या, हाइड्रोजन। तो इस तरह से
ये जो पंप है तो मतलब ये भी कहाँ पर एक्ट करता है, यहीं पे। तीसरा है सब्स्टिट्यूटिव मेजर्स, ओमेप्राजोल, ये है प्रोटॉन पंप ब्लॉकर। इसके बाद में सब्स्टिट्यूटिव मेजर्स कौन कौन से हैं? अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन एंड सेल्फ मेडिकेशन ऑफ NSAIDs। मतलब क्या कि आपको अल्कोहल का कंजप्शन रोकना है। आप जो जैसे कि आप कॉम्बीफ्लॉम, अगर आपका पेन हो रहा है कुछ भी तो आप लेते हो, उठाते हो कॉम्बीफ्लॉम या फिर जो भी NSAIDs है वो आप खा लेते हो। एसिक्लोफ्लैक, एसिक्लोपैरा आप लेते हो, उठाते हो, अरे पेन हो रहा है चलो डॉक्टर से मेडिकल से मंगवाओ गोली और सीधा खा लेते हो। तो आपको वो जो सेल्फ मेडिकेशन है वो बंद करना है। अल्कोहल, इफ़ अगर कोई पर्सन अल्कोहल पीता है तो उसको बंद करना है। स्पाइसी फूड आपको यहाँ पर क्यों? क्योंकि दे प्रमोट एसिडिटी, इसलिए स्पाइसी फूड आपको यहाँ पर अवॉइड करने हैं। उसके बाद में अवॉइड मेंटल स्ट्रेस, ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि आप लोगों को होती है किसी भी तरह से, घर की वजह से या फिर और किसी और फैक्टर्स की वजह से आपको स्ट्रेस आता है, आप रात भर सो नहीं पाते। तो जो भी तरह का स्ट्रेस होता है इमोशनली, फिज़िकली, तो उस तरह के स्ट्रेस को आपको लेना नहीं है, वरना आप जो है स्ट्रेस की वजह से अलग अलग कंडीशंस लाइक पेप्टिक अल्सर्स या डायबिटीज़, इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। In the next lecture we will see cardiovascular diseases. Thank you.